तो हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, वैसे तो रेगुलर क्लास जो एक्टिव पैसिव की है वो चल ही रही है, लेकिन ये सीटी का पेपर आज हम कर लेते हैं ताकि वो आगे जो आने वाला कोऑपरेटिव बैंक का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर काम आ सकते हैं। हो सकता है अदर जो पेपर्स होते हैं राजस्थान के, उसमें भी राजस्थान जीके और इंग्लिश है वो ऐसी आ सकती है। तो आप इसको पहले हम सोल्व करके देख लेते हैं, जिसमें इंग्लिश और राजस्थान जीके की मैं अभी इसमें नहीं दूंगा। राजस्थान जीके के शॉर्ट्स में जो क्वेश्चन आंसर दे देंगे, इसका सॉल्यूशन है वो सीटी का। अब हम आज करेंगे जो इंग्लिश का है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो 27 सितंबर को जो सीटी का पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो एक्चुअली में क्या है कि इधर थोड़ी कनेक्टिविटी कम आती है तो समय नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। तो वो भी क्लास क्या है एक्टिव पेशी वाली, वो भी रेगुलर नहीं हो पा रही है। वो भी अगला जो उसका सेशन है वो 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। तो आज हम करते हैं सीटी का जो 27 सितंबर को फ्रेंड्स पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसके दोनों शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। इसमें पैसेज के क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर है अपन देखते हैं कि किस प्रकार किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि असमर्थनीय, असमर्थनीय का इसमें से कौन सा मीनिंग है जो इंग्लिश का होगा। जैसे अभी बोला था ना कि आलोक राज जी जो है, जिस प्रकार आलोक राज जी को हटाने की बात हो रही थी, बच्चे कह रहे हैं कि इनको इस पद से अपने पोस्ट से हटाइए, तो ये उससे संबंधित है। असमर्थनीय का मतलब होता है समर्थन, यहाँ पे इसका आंसर होगा अनटेनेबल। तो इसका भी आंसर देखिए, हम वैसे भी पता लगा सकते हैं। टेनेबल होगा नहीं, टेनेबल पॉजिटिव अर्थ है, पॉजिटिव वर्ड इसमें होगा नहीं, क्योंकि असमर्थनीय का मतलब होता है एक नेगेटिव वर्ड है। और इसके अलावा एक्सेप्टेबल होगा नहीं, एक्सेप्टेबल भी एक पॉजिटिव है, स्वीकार्य मतलब। और टेनेबल, ये टेनेबल भी एक स्वीकार्य मतलब, टेनेबल का मतलब स्वीकार्य होता है, जो समर्थन करने योग्य होता है। टेनेबल गलत है। ये जो मान लो इसकी हिंदी में आती है ना फ्रेंड्स, तो भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये सी और डी तो ऑप्शन है, वो एक पॉजिटिव वर्ड्स है, तो ये तो होंगे नहीं। अब ए और बी में दोनों में से वैसे भी होंगे, और इसका आंसर बी है वैसे। तो असमर्थनीय क्या होता है, जैसे ऐसा बोला जाए कि इस व्यक्ति की जो पोस्ट है अब हम असमर्थनीय है, अब समर्थन योग्य नहीं है, तो वो टेनेबल अनटेनेबल कहलाता है। तो अनटेनेबल का मतलब है असमर्थन, बी होगा। जैसे आलोक राज्य की जो पोस्ट है वो अब असमर्थनीय है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे। तो वो इस संबंध में है जिसके किसी के विचार या फिर जो उसका विचार और उसकी जो पोस्ट या पद से संबंधित है वो स्वीकार्य है, तो वो टेनेबल कहलाता है। वो इस प्रकार वो नॉर्मल स्वीकार्य होता है, वो एक्सेप्टेबल कहलाता है। इसके अलावा है दो, ये लिस्ट आई थी एक, इसमें सिनोनिम बताना था आपको, मतलब सिनोनिम बताना था, पर्यायवाची बताना था। तो एक जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार होता है, तो इधर में से कौन सा है उदार की शक्ल है, चैरिटेबल। तो ए वो मिलेगा फोर्स है। चैरिटेबल का मतलब दानी होता है, चैरिटी नहीं कहते दान को, वो चैरिटेबल दानी होता है। इस प्रकार जनरस होता है, वो भी उदार व्यक्ति होता है। तो ए का फोर्स से मिलेगा। ऑनर, ऑनर का मतलब ज्यादा से जानते हैं, ऑनरेबल मतलब सम्मानित, ऑनर का मतलब सम्मान होता है। इधर क्या होता है, इधर इधर क्या होगा, ये फर्स्ट से मिलेगा एस्टीम, इसका मतलब भी सम्मान होता है, आदर होता है। तो बी को ए से मिलेगा। और सी है एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब है बेतुका, जैसे कोई बेतुका बयान देता है या बेतुकी बात करता है, पूछा कुछ जाए बता कुछ रहा है, एब्सर्ड। अब नहीं कहता रिडिकुलस, बहुत ही रिडिकुलस है, रिडिकुलस मतलब अजीब सा, बेतुका। तो एब्सर्ड का मतलब भी वही होता है और रिडिकुलस का मतलब भी वही होता है। तो सी को सेकंड से मिलाएंगे। और डी है एकम्प्लिस। देखिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये वर्ड कैसे बनते हैं, तो इसका क्या है, अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगा, तो इसीलिए ये बताया जा रहा है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब किसी काम को अचीव कर लेना, किसी चीज को अचीव कर लेना। ये कंप्लीट से बनना, कंप्लीट नहीं कहते काम कंप्लीट हो गया पूरा हो गया, तो एकम्प्लिस मतलब कोई चीज अचीव कर ली, प्राप्त कर ली, जब वो पूरा होगा जब भी होगा ना प्राप्त। तो कंप्लीट से एकम्प्लिस बना हुआ है।
तो एकम्प्लिश और अचीव, अचीव मैंने प्राप्त करना, तो डी है वो थर्ड से मिलेगा। इस प्रकार अगला है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट का एप्रोप्रिएट, एंशिएंट का प्राचीन होते हैं, जैसे प्राचीन बिल्डिंग होती है ना, वो प्राचीन, ये बिल्डिंग है या बुक्स है वो प्राचीन। एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन। इसमें से ऑप्शन आंसर होगा बी मॉडर्न, आधुनिक। मतलब जो शब्द है ना, जो वर्ड है ना, उसका वर्ड टू वर्ड ही आंसर देना होता है। तो एंशिएंट का प्राचीन, जैसे ओल्ड होता है तो अपन बोलते न्यू, ओल्ड भी होता है वैसे, ओल्ड मतलब पुराना, लेकिन एंशिएंट का प्राचीन, पूर्वजों की वो ज्यादा पुरानी है, वो एंशिएंट कहलाती। तो इसका प्रॉपर आंसर होगा बी मॉडर्न। अब यहाँ पे ऑप्शन न्यू भी आता है ना, तो वो भी नहीं होता, मॉडर्न ही होता। तो एंशिएंट का मॉडर्न होगा। बाकी देख लीजिए, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय में विनाश करना, खत्म करना। इंसल्ट जानते हो, सी में इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना। और डी है रफ, रफ का मतलब होता है खुरदरा, जिसे रफ होता है वो खुरदरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। मतलब रिपोर्टेड स्पीच बतानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं। एक होती है एक्टिव पैसिव, जो हमारे चल ही रहा है क्लास में, रेगुलर जो क्लास है चैनल की, उसमें एक्टिव पैसिव चल ही रहा है। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, दोनों लोग बच्चों को कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस जो होती है ना। तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो होती है वो तो, उसको तो एक्टिव सेंटेंस होता है उसको पैसिव बनाना होता है, सक्रिय होता है उसको निष्क्रिय बनाना है। ये रिपोर्टेड स्पीच कहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो सेंटेंस होता है मतलब किसी डायरेक्ट शब्द होते हैं, सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो डायरेक्ट लिखा जाता है जिससे उसने बोला है, और उसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि राम कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मान लो ये बोले कि राम, राम कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, तो हम बोलेंगे राम कहता है कि उसे अपने घर जाना है। तो मुझे अपने घर जाना है ये बोला था राम ने डायरेक्ट सेंटेंस, और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है कि राम बोला उसे अपने घर जाना है। इस प्रकार इनडायरेक्ट कहना होता है। इसका क्या, अगर रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, रवि ने कहा कि मेरी माता जी है जो अपने होम टाउन जा रही है, तो ये अंदर वाला सेंटेंस किसका है, रवि ने खुद बोला ना, इसलिए रिपोर्ट है जिसमें ये डायरेक्ट है। अब आपको करना क्या है, चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ये शब्द है मेरी माताजी होम टाउन जा रही है, उस अब मैं कैसे बोलना है, रवि ने कहा कि उसकी माताजी उसके होम टाउन जा रहे हैं, उसकी माताजी बोलेंगे क्योंकि रवि ने तो खुद के लिए कहा था। तो इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट है, आंसर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा आंसर होगा रवि सेड दैट, रवि सेड हिज मदर, अंदर वाला चेंज हो जाएगा हिज मदर, रवि सेड हिज मदर, इज का हो जाएगा वॉच, क्योंकि बाहर साइड है ना, बाहर सेकंड फॉर्म हो, तो इज का प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। तो इज का वाज, गोइंग, गोइंग का गोइंग ही रहेगा, टू, टू का टू ही रहेगा, हर, हर चेंज होता नहीं है तो हर का हर रहेगा, होम, होम का होम ही रहेगा, और टाउन, टाउन का टाउन ही रहेगा। तो रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन, बिल्कुल आसान था। माई का हिज में चेंज करना है, तो जो आई माई मी और वी आवर अस यदि अंदर के साइड में है उनको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट कौन है, रवि है, रवि मतलब रवि को ही मानेंगे, तो ही के अनुसार। आई और माई में, माई कौन से नंबर पे आता है प्रोनाउन में, आई माई सेकंड पे, इसी प्रकार ही में सेकंड पे कौन आता है, ही हिज। तो कहने का माई को हिज कर देंगे। ये कभी रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो अपने बताएंगे इसको कैसे करते हैं। इसके अलावा है, अगला है ये आर्टिकल में से एक चूज करना है। प्लीज गेट मी ब्लैंक अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज द मॉनसून्स आर अप्रोचिंग। तो इसको एन का प्रयोग करना, अम्ब्रेला के साथ में आपको पता है एन होगा, एन अम्ब्रेला। क्यों होगा, क्योंकि अम्ब्रेला में ए बोलते हैं ना, अम्ब्रेला ए आगे आता है अम्ब्रेला का, तो इसलिए जो वोवल आगे आता है उसके आगे एन लगता है, तो इसलिए एन लगेगा, बी आंसर इसका होगा। बड़ा सारा क्वेश्चन क्यों दिया, ताकि कंफ्यूज हो जाए। आंसर तो इसलिए बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना चाहिए,
आप तो अपने टारगेट पे ध्यान दो, हमें बढ़ना क्या है, हमें तो अम्ब्रेला से मतलब है, बाकी कितना ही बड़ा हो बाकी। इसलिए कभी भी ये जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, आई रिच द स्कूल ब्लैंक द गेट्स क्लोज्ड, ये शायद क्वेश्चन गलत है, मुझे गलत, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए आई हैड रिच्ड द स्कूल, तो इसका आंसर डी होगा बिफोर, और बिफोर माने बाकी हो नहीं सकते। ए का मतलब बाई, बाई का मतलब द्वारा होता है, मतलब किसी के माध्यम से काम किया जाए तो बाई लगता है। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाई, बाई साइकिल, ये बाई मोटरसाइकिल, ये बाई जीप, बाई कार, मतलब किसी के द्वारा, वो बाई मतलब द्वारा होता है, और पास में भी होता है कभी कभी। माई हाउस इज बाई द रिवर, मेरा घर बाई रिवर के पास है, तो बाई द रिवर, फ्रॉम मतलब जानते हो से होता है, तो यहाँ पे से तो लगेगा नहीं, बाई इसलिए नहीं लगेगा, बाई मतलब द्वारा या पास होता है। तो इसमें तो ये कह रहा है कि मैं स्कूल पहुंच गया और गेट वो है क्लोज हो गए। लेटर बाद में, बाद में होगा नहीं, आफ्टर होता तो फिर भी सोचते। और बिफोर होगा डी, बिफोर, इसमें ऑप्शन में से देखा जाए तो बिफोर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है कि आई, क्वेश्चन में ये होना चाहिए आई हैड रिच्ड द स्कूल, क्योंकि आफ्टर बिफोर का यूज जहाँ फ्रेंड्स होता है ना, वहां पे जहाँ पे सेंटेंस बिफोर आता है वहां पे पहले से, तो पहले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, हेड प्लस रिच्ड होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हो सकता है ये गलत हो। इसके अलावा पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस का कैसे करेंगे बताइए था। एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव में चेंज कर, तो एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट टेंस हो, इजारम हो, सॉरी प्रेजेंट टेंस हो मतलब फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म हो, तो क्या करेंगे, इजारम लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय पैसिव में वॉइस वर्ड लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी सभी में, पैसिव बनाते समय में थर्ड फॉर्म तो आती है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म या इजारम प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, माई सिस्टर बेट ए केक, कैसा सेंटेंस हुआ, एक्टिव पैसिव भी चल ही रहे, और ये कराया भी था, ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं कराया था, लेकिन ये रूल जो है वो कराया था आपको। अभी आप एक्टिव पैसिव की मेरी 2-3 दिन पहले वाली क्लास देख सकते हो, इसमें ये बोला था कि फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय अपन इजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, तो इसमें बेस्ट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ही है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना ये, तो हेड है वो लगता है आगे, हैज भी लग सकता था। तो माई सिस्टर बेक्ड ए केक, तो क्या होगा, ए केक वॉज बेक्ड बाई माई सिस्टर, ये समझ लीजिए इसका ए आंसर, ए आंसर होगा, बी होगा नहीं बीइंग है, सी होगा नहीं हैड बीन है, ये बीइंग वाला डी भी नहीं होगा, ए आंसर है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन क्या करेंगे वॉज वर्ड लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लिखेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट है इसको आगे करा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है सेकंड पे, वो जेवर इजारम में से क्या आएगी, क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड फॉर्म है, तो अपन क्या करेंगे वो जेवर लगाएंगे, तो वोज लगा के दिया केक के अनुसार, तो एक एक वोज हो गया, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके अलावा आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, माई सिस्टर का माई सिस्टर, तो ए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है, माई ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, ये कह रहा है मेरा भाई जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है और वो बहुत सारी लैंग्वेजेज बोल सकता है, उसको क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं हिंदी में, तो मतलब बहुत सारी भाषाएं जो बोलता है बहुभाषी कहलाएगा, बहुभाषी, तो ही इज ए क्या कहलाएगा, फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट होता है जो डाक टिकट, कईयों की शौक होता है ना डाक टिकट इकट्ठे करने का, वो फिलेट लिस्ट कहलाता है, ए का मतलब तो होता है, तो ये नहीं होगा। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, मतलब वो किसी भाषा विशेष को जानता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है, तो वो भाषाएं तो जानता है लेकिन बहुत सारी भाषाएं जानता है, तो इसका ऑप्शन तो आंसर होगा डी, पॉलीग्लॉट,
पॉलीग्लॉट का मतलब है, पोली का मतलब जहाँ पे भी आए, यहाँ का मतलब बहुत सारा होता है, पोली का मतलब जहाँ पे भी आए तो आप देख लेना बहुत सारा होगा। तो पॉलीग्लॉट का मतलब है बहुभाषी, मतलब उसे बहुत सारी लैंग्वेजेज आती हैं, तो वो पॉलीग्लॉट करा है। पेसिमिस्ट जानते हो, सी पेसिमिस्ट का मतलब होता है एक, तो पेसिमिस्ट ये मतलब नेगेटिव में लिया जाता है पेसिमिस्ट को। तो ये सब का मीनिंग आपको आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। फिलेटलिस्ट का मतलब डाक टिकट इकट्ठे करने वाला। लिंग्विस्ट का मतलब है भाषाविद, कोई विशेष भाषा का विद, जैसे कोई संस्कृत का होता है लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो लिंग्विस्ट है, मतलब संस्कृत का तो अच्छा ज्ञान है तो लिंग्विस्ट कहलाता है। पेसिमिस्ट है और पॉलीग्लॉट होता है भाषा बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। इसके अलावा सी मार्क्ड द दैट सी ब्लैक annoyed with him for his lack of sympathy for the victim। मतलब उसने ये टिप्पणी की, रिमार्क किया, मतलब टिप्पणी की कि मैं वह उसके साथ में बहुत ही एनॉयड है, मतलब गुस्सा है, परेशान है। गुस्सा है क्योंकि उसके उसकी जो है विक्टिम के प्रति जो सिंपैथी है उसकी कमी है। फेल्ट होगा, सी फेल्ट। तो सी रिमा कैसे पता चला सी फेल्ट ही होगा? देखो ए इसलिए नहीं होगा कि फीलिंग, इसलिए नहीं होगा कि फीलिंग के साथ में ई जरा वाजवा नहीं आना चाहिए क्या? आना तो चाहिए ना। तो फीलिंग के साथ में ई जा रहा वॉजवर कहाँ है? सी के साथ में ई जा रहा वॉज वर कोई होता तो फीलिंग लिख सकते थे, अब डायरेक्ट और सी फीलिंग तो होगा नहीं, इसलिए तो ये फीलिंग तो आएगा नहीं। फील, फील में महसूस करना फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो बातचीत है वो सेकंड फॉर्म में चल रही है। रिमार्क्ड मतलब टिप्पणी की, ये फर्स्ट में चल रही है, तो फील तो आएगा नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म। सी विल फील, विल फील इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वुड होता ना तो चल जाता काम, लेकिन विल फ्यूचर का है, फिर वही बात है कि बात पास्ट में चल रही है, तो फेल्ट होगा, इसलिए डी होगा आंसर। शी फेल्ट एनॉयड विद हिम, तो इसलिए ये फेल्ट लिखा जाएगा डी। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है इसमें ही इज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन। इसका एक इडियम, इडियम आपको चूज करना है। इसका इडियम होगा मतलब उसके बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया, तो इसका डी होगा फॉर नो राइम एंड रीजन। किसी भी राइम एंड रीजन के, ये ईडियम होते हैं, मतलब ऐसे मुहावरे कहावतें होती है जैसे हिंदी में, वैसे ईडियम होते हैं। तो इसका होगा विदाउट बीइंग ए रीजन, बिना किसी कारण के। इसका प्रॉपर होगा डी आंसर होगा फॉर नो राइम और रीजन, बिना किसी राइम और रीजन के, तो बिना किसी कारण के, ये इसका अप्रोप्रिएट ईडियम होगा। इसके अलावा वन हु इज टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से हराया नहीं जा सके, इनविंसिबल कहलाता है। अपराजय, अपराजय का मतलब है जिस पे जीत, जिसको जीता नहीं जा सके। तो एक व्यक्ति जो जीतने के लिए बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब जिसे जीता नहीं जा सके कहने का मतलब है, वो क्या कहलाएगा? इनविंसिबल कहलाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, पूरा तो मैंने नहीं उतारा लेकिन बहुत सारे ऑप्शन थे, उसका ये ऑप्शन एक लिखा हुआ है। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एपेथी। एपेथी का मतलब फरवर, एपेथी का मतलब है उदासीनता, और फरवर का मतलब है जोश। एंटोनिम बताना है मतलब विलोम शब्द बताना है, तो इसका उदासीनता का मतलब हो गया फरवर। फरवर का मतलब जोश, उमंग, उत्साह, तो फरवर कहते हैं इसको। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटरमिनर्स, मतलब ऑप्शन में जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में ए एंड डी लिखा हुआ था। ऑप्शन में दिया गया था ए कोमा एन कोमा दा, और फिर बी ऑप्शन में था ए दा दा, ऐसा कुछ दिया गया। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि ए आएगा, दा आएगा, या कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। तो चार है ब्लैंक, तो देयर वॉज ब्लैक नॉक। अब नॉक के आगे क्या आएगा? एन तो आ नहीं सकता। देयर वॉज ए नॉक, ए आएगा, तो देयर वॉज ए नॉक ऑन द डोर। द डोर क्यों बोला? क्योंकि कोई विशेष डोर है, उसके घर का दरवाजा है, तो इसलिए विशेष ही है। और इसलिए ए नहीं आएगा क्योंकि ये विशेष दरवाजा हो गया, क्योंकि नॉक किस पे हुआ था? उसी दरवाजे पे, इसलिए कारण ये विशेष हो गया। और विशेष जब हो जाता है उसके लिए द लगता है या डी लगता है मतलब। और इस क्वेश्चन के बाकी दो ऑप्शंस है, उसमें आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। स्मॉल डार्क मैन के आगे और वुलन कैप के आगे क्या लिखा जाएगा
कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और क्लास फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।